बात असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर मचे घमासान की करते हैं। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দিয়ে। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। यूजीसी के नए नियम को लेकर जाति की लड़ाई आ गई तो यही लड़ाई धर्म के सवाल पर हिंदू मुसलमान की बन जाती है। इसके दो खबरों से आपको समझाता हूं। पहली खबर असम से आई है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान दिया। वहीं दूसरी खबर उत्तराखंड से है, जहां कश्मीर से आए मुसलमानों की पिटाई हो रही। पहले आपको असम लिए चलते हैं। वहां कुछ महीनों बाद ही चुनाव है। क्या इसीलिए हिंदू मुसलमान वाला तनाव फैलाया जा रहा है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने मुसलमानों को लेकर क्या कहा, पहले उसको सुन लीजिए। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि वो ये तरकीब असम के लोगों को, घुसपैठियों को भगाने के लिए दे रहे हैं। उनकी दलील है कि अगर मियां मुसलमान यानी उनके हिसाब से बांग्लादेश मुसलमानों को परेशान किया जाएगा तो वो खुद ब खुद असम छोड़कर वापस लौट जाएंगे, भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की एक नायाब नुस्खा घुसपैठ खत्म करने का उन्होंने निकाला है। इस कहानी में मियां शब्द पर सवाल है। क्या मियां और मियां इन दो शब्दों में फर्क है? पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल मियां असम में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, जबकि मियां फारसी या उर्दू का शब्द है। मियां बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि मियां सज्जन, श्रीमान ऐसे जो उद्बोधन होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल आदर सूचक शब्द के तौर पर होता है। मियां बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों का प्रतीक है, जबकि मियां हिंदी और उर्दू में बोला जाता है। अब मियां और मियां शब्द का फर्क अपनी जगह है, लेकिन बात मुसलमानों से जुड़ जाती है। इस पर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील कर दी। पता नहीं वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। मैं तो ये कहूँगा ऐसे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस देश के अंदर, जो समाज को तोड़ने की बात करे और देश को तोड़ने की। कहाँ चले जाएं और क्या भाषा बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार की अनर्गल भाषा का अगर प्रयोग कर रहा है तो देश के अंदर अलगाववाद की भावना को पनपने का काम करेंगे। असम की चुनावी राजनीति में मुस्लिम वोट की काफी अहम भूमिका है। अब वो गणित समझ लेते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 34% से भी ज्यादा है, 34.22। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रतिशत के हिसाब से असम देश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन चुका है। आज असम के 35 में से 11 जिलों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। इसीलिए चुनावों में अगर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ तब बात हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाएगी, और वैसी स्थिति में 65 बनाम 35 की लड़ाई में बाजी 65% के हाथों में आ जाएगी। चुनाव से पहले मुस्लिम नाम पर ही बीजेपी ने घुसपैठियों के बहाने ही सही एक सदी हुई चाल चल दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह भी डिब्रूगढ़ में थे और उनके भाषण से साफ था कि बीजेपी असम के लोगों से तीसरी बार सत्ता का मौका जिन मुद्दों पर मांग रही है उनमें घुसपैठियों का सवाल सबसे अहम है। असम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में
यहाँ पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। जब मियां बनाम मियां पर विवाद बढ़ा तो हिमंत बिस्व शर्मा की सफाई भी आई, लेकिन उसमें सफाई से ज्यादा अपने बयान का नए तरीके से समर्थन ही था। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। तो चक्रव्यूह में अभी आपने हिमंत बिस्व शर्मा को देखा। अब चक्रव्यूह में बात ट्रंप की करते हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। शेर पे सवा शेर, ये वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जो ट्रंप कल तक दुनिया में टैरिफ की दहाड़ मार रहे थे, वो आज व्हाइट हाउस में माथा पीट रहे हैं। अब इन 3 तस्वीरों को देखिए, जिसमें ट्रंप बीच में फंसे हुए दिखाई देंगे। एक तरफ पीएम मोदी ने ट्रंप को घेर लिया है, तो दूसरी तरफ खामेनाई ने अमेरिका की तबाही का फाइनल प्रिंट भी रिलीज कर दिया है। अब ट्रंप के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। कैसे पीएम मोदी ने कूटनीतिक के चक्रव्यूह में ट्रंप को फंसा दिया है, यह आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव की कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से दुनिया की टेंशन बढ़ चुकी है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है। ट्रंप ईरान को लगातार दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खामेनाई है, जो कह रहे हैं कि ईरान अकेला है लेकिन कमजोर नहीं है, जुल्म के आगे झुकेगा नहीं, क्योंकि हमारी रगों में हुसैनियत दौड़ती है। शहादत हमारी ताकत है, हमारी विरासत है। सर कट जाए मगर सर जुल्म नहीं झुकेगा। इतना तो तय कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में तबाही का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा, जिसको तीसरा विश्व युद्ध भी माना जा सकता है। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक और युद्धपोत भेज दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही वहां तैनात है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अमेरिकी सेना को हमले का आदेश देने वाले हैं? यह सवाल सबके मन में घर कर चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका की धमकी पर करारा जवाब दिया है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका जवाब तत्काल और भयानक तरीके से दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी है। दरअसल ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी मिसाइल पावर के दम पर पिछले साल ईरान ने इजराइल की नाक में दम कर दिया। इसीलिए अमेरिका वो भूल अब नहीं दोहराना चाहेगी, जिससे दुनिया में उसके सुपर पावर होने का भूत उतर जाए। लिहाजा ट्रंप अभी सिर्फ धमकी के साथ चलना चाहते हैं। ईरान को धमकाते हुए ट्रंप कह रहे हैं कि अगर उसने बिना शर्त परमाणु समझौता नहीं किया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप इतना बोलते हैं कि उन्हें दुनिया ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। सुबह उनका भोपू चालू हो जाता है। कभी ईरान को धमकी देते हैं, कभी ग्रीनलैंड के चक्कर में यूरोप को धमकाते हैं। यह सिलसिला कई महीनों से चला आ रहा है। ट्रंप कुछ करें या ना करें, लेकिन अरब देशों ने तो फंदा टाइट कर दिया है। ट्रंप की धमकियों के बीच इस्लामिक वर्ल्ड ईरान के पक्ष में तनकर खड़ा हो गया है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और यूएई, इराक जैसे देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हुती, हिजबुल्ला, हमास भी अमेरिका से तो दो हाथ लगातार कर ही रहे और तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने भी कह दिया है कि वो सैन्य कार्रवाई की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं। धमकी देने के मामले में मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं होगा जो ईरान का मुकाबला कर पाए। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर खोमेनी की तरफ किसी ने हाथ उठाया तो हम उसका केवल हाथ ही नहीं काटेंगे, उसके देश को भी तबाह कर देंगे। ट्रंप खूब बोल रहे हैं, ईरान को जमकर धमका रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खामेनाई खामोश हैं, सिर्फ संकेत दे रहे हैं। ट्रंप को इशारों इशारों में कह रहे हैं मान जाओ